नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। जो ट्रम्प लगातार हवाबाजी कर रहे हैं उसका असर अब दिखने लगा है। उन्होंने हमेशा जो है, जब से वो दूसरे टर्म में आए हैं राष्ट्रपति के तौर पे, अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे, उन्होंने पूरी दुनिया को एक खिलौना समझ लिया और उनको लगा कि वो ऐसी सत्ता के मालिक हैं जो सत्ता कभी हिल नहीं सकती, सत्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, न देश के भीतर न देश के बाहर। इसलिए आते ही नोबेल पुरस्कार की बात की, यूक्रेन युद्ध रुकवाने की बात की, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने की बात की और क्या क्या नहीं किया। और कहा, यह भी कहा कि हम अमेरिका को महान देश बना देंगे। अब तक के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने देश को बर्बाद किया, हमारे देश का लोगों ने शोषण किया, हम उनको कम टैक्स उनसे लेते हैं, टैक्स का फायदा उठाते हैं और हम नुकसान उठाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया का ट्रेड डील जो है वो चेंज करेंगे। लंबे समय हंगामा रहा, आपको याद ही है। मैं खाली सिलसिलेवार याद दिला रहा हूं, क्योंकि ट्रंप का जो खेल है वो अब धीरे धीरे खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप ने जो अमेरिका को जिस हाल में पहुंचा दिया है, अब अमेरिकन को भी लगने लगा है कि ये गटर की तरफ लेकर चला जाता जा रहा है। और एक और खास है हिंदुस्तान और अमेरिका में अंतर। हिंदुस्तान का गटर मीडिया जो है जो गटर बन गया है, अमेरिका में मीडिया गटर नहीं बना है। अमेरिका में मीडिया मीडिया है और विपक्ष भी पूरी ताकत से लगा हुआ है। और हालांकि ट्रंप वही सब कर रहे हैं जो हम भारत में रोज देख रहे हैं। ट्रंप और भारत में जो घटनाक्रम हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। लेकिन भारत और अमेरिका में अंतर यह है कि अमेरिका के लोग, वहां का मीडिया, वहां का जो दूसरा विपक्ष है, चूंकि दो ही पार्टी वहां है, दो पार्टी सत्ता है, एक डेमोक्रेट है और एक रिपब्लिकन है। परसों मैंने वीडियो दिखाया था जिसमें वो नाच रहे हैं, इतना घनघोर। मतलब आप 28 दिनों से लड़ रहे हो ईरान से और आप उसको हरा नहीं पा रहे हो। रोज आप झूठ बोलते हो, सिर्फ झूठ बोलते हो, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हो। और दुनिया देख रही है कि ट्रंप कितना झूठा है। ट्रंप व्यक्ति नहीं है, ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है। अमेरिका का राष्ट्रपति इतना झूठ बोलता है, इससे अमेरिका की छवि दुनिया में क्या, अमेरिकन की छवि क्या होगी। मुझे याद है जब हम बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, राबड़ी देवी जब चीफ मिनिस्टर बनी थी, मैं मुंबई में था, तो अक्सर उस समय जो है लोग बिहार के, अरे तुम्हारे यहाँ वो, एक मैं घटना सुना दो बड़ा। उस समय शांति की शूटिंग चल रही थी, मैं सेट पे रहता था, तो हमारे जो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे उसने एक दिन दिखाया कि अरे यार क्या तुम्हारा प्रदेश है, ये देखो लालू प्रसाद ने गांधी मैदान में सभा की और वहां जो है 3 लाख लोग जमा हुए। संजोग ऐसा रहा, कुछ दिन के बाद बॉम्बे में जो है गवली, अरुण गौली जो है, जो अंडरवर्ल्ड के आदमी माने गए या कहिए दादा माने गए, अरुण गौली की सभा हुई मुंबई में और 3.5 लाख जमा हुए लोग। मैंने कहा कि ये देखो, मुंबई महाराष्ट्र बड़ी तरक्की वाला स्टेट है, सब विद्वान लोग रहते हैं, यहाँ गौली जी के लिए कम से कम लालू प्रसाद गौली में अंतर तो है जितना आप समझते हो। हालांकि लालू प्रसाद ने बहुत काम किया बिहार के लिए, बिहार के समाज को उठाने में लालू प्रसाद की बड़ी भूमिका है। बाकी उन पर जो आरोप लगते हैं वो अपनी जगह है। आरोप तो नरेंद्र मोदी पर कितने आरोप लगे हुए आपको पता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राम का मंदिर बनाया, लालू प्रसाद यादव ने राम का हनुमान का मंदिर नहीं बनाया। वो भी अगर हनुमान का मंदिर बना दिए होते तो भक्तगण जो है प्रसन्न होते, क्योंकि इनको मंदिर चाहिए। कल मैं एक देख रहा था एक और प्रोग्राम जिसमें वो राजीव रंजन जो न्यूज़ 24 वाले हैं वो बात कर रहे थे। वो बता रहा था एक आदमी, वो आदमी 70 के आसपास का आदमी होगा, सब राम जी करते हैं, राम जी देखिएगा सब ठीक कर देंगे। तो राम जी जब सब कर ही रहे हैं तो काहे के लिए नाच रहे हो सड़क पे, गैस नहीं मिल रही है, फलाना नहीं मिल रहा। राम जी गैस पहुंचवा देंगे, राम जी गैस भी कह देते, खाना बन के आ जाएगा थाली से, धम से अचानक आंख बंद करो, सिनेमा में दिखाते हैं ना, अचानक जो है प्रकट हो जाती है थाली, आ जाएगी थाली। चिंता क्या करते, कोरोना में लोगों को थाली मिली नहीं, कितने लोग खिलाने वाले थे धर्म के नाम पर। लेकिन अमेरिका में ऐसा मानने वाले लोग बहुत कम हैं। उनको लगता है कि सरकार अगर बेहतर होगी, सरकार का मुखिया अगर बेहतर होगा तो हम व्यवस्था हमारी ठीक होगी। अमेरिका को बड़ा झटका लगा ट्रंप से, लेकिन
और देखिए अमेरिका में लगातार जो है ट्रंप के खिलाफ संसद में, अमेरिकी संसद में जो है प्रस्ताव लाया जाता है, भले वो गिर जाता है 47 बनाम 53 से वो गिर जाता है, लेकिन लगातार डेमोक्रेट्स लगे हुए हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं आप। भारत में ही प्रस्ताव लाया जाए, लेकिन भारत में मजाक होता है क्योंकि मीडिया जो है, मीडिया बहुत ताकतवर चीज है, क्योंकि मीडिया ही नैरेटिव करता है। कल मुख्यमंत्रियों के बीच मीटिंग हुई, क्या मीटिंग हुई किसी को पता? जो मीडिया में आ रहा है वो आपने सुन लिया, हमें भी नहीं पता कि क्या बात की उन्होंने। लिखा मीडिया में, क्या बात है मीडिया में? इतनी बात है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट आने वाला है, और संकट से जो है हम हिम्मत के साथ इसका सामना करें। हिम्मत के साथ सामना करने से हिम्मत आ जाएगी? जिनके घर में गैस नहीं है, जिनके घर में खाना नहीं है, जो कल कारखाने बंद हो गए हैं, जो व्यापार रुका पड़ा है, आपको पता है खाली चर्चा हो रही है गैस पे, हम लोग भी चर्चा खाली गैस पे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि देश का पूरा व्यापार चौपट हो गया। शेयर बाजार इसलिए गिरा हुआ है, आयात निर्यात लगभग ठप है। और अगर समझिए, मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो इससे भी समझ लीजिए कि अगर आधा भी ठप है, मान लीजिए हॉर्मुज के बंद होने से, हालांकि बहुत सारी चीजें, अगर जा भी रहा है तो इतना महंगा पड़ रहा है, उसकी ढुलाई इतनी महंगी है कि पूछिए मत। तो हॉर्मुज का रास्ता हो या कोई और रास्ता हो, यहाँ से जो निर्यात है दूसरे देशों को, जो सामान बन के यहाँ से जाता है उत्पादित होकर के, उसका व्यापार ठप है। जो वहां से आयात होता है वो ठप है। और यहाँ जो कल कारखाने थे, क्योंकि उनको जो गैस नहीं है तो सामान नहीं है, इन सब चिंताओं से जो बंद हुए हैं, उससे बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि लोग अपने गांव जा रहे हैं। कितने सारे लोगों को घटा भगाया जाएगा नौकरी से। अब तो सारे इकोनॉमिस्ट कहने लगे हैं कि बहुत भारी, डब्ल्यूटीओ ने भी कह दिया कि भयंकर मंदी आने वाली है, और ये 80 साल पहले जो मंदी थी उससे ज्यादा भयावह मंदी आने वाली। मंदी आने का मतलब क्या होता है? मंदी होने आने का मतलब होता है कि पूरा कारोबार जो है ठप हो जाना एक तरह से। और वैसी स्थिति में जब मंदी आएगी तो कल कारखाने, व्यापार, ऑफिसेज बंद होंगे, छटनी होगी। जो कमजोर होंगे, जो कम कम पूंजी वाले लोग होंगे, वो निबट जाएगा। कोरोना काल में वही हुआ, कम पूंजी वाले लोग जो कर्ज लेकर के जैसे तैसे खड़ा किया, वो सब निबट गए। इस बार भी वही होने वाला है। गैस मिल गई और खुश हो गए कि अरे गैस तो हमारे घर में आ गई, अब सब ठीक हो गया। अभी गैस वाला से मैं पूछ रहा था तो उसने बताया कि सर, घाव लगा है तो घाव भरने में टाइम तो लगता है, गैस इतनी जल्दी नॉर्मल क्या हो जाए। लेकिन गैस चलिए नॉर्मल अगर कर भी दे, हालांकि वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि गैस के क्या हालात है देश में, लेकिन जिस तरीके का वातावरण बना है, 2008 में कहते हैं कि दुनिया में अमेरिका भी मंदी से परेशान हुआ, ईरान भी, ये चीन भी मंदी से परेशान हुआ, और अमेरिका और चीन ने दोनों ने, कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री उस समय जो आदरणीय मनमोहन सिंह थे, उससे राय ली कि इससे कैसे निपटा जाए। और ये भी कहा जाता है कि भारत में मंदी का असर इसलिए घातक नहीं हुआ, मनमोहन सिंह हमारे संयोग से प्रधानमंत्री थे, जिनको पूंजीवाद की गहरी समझ थी, जिनको इकोनॉमिक्स की गहरी समझ थी। लेकिन नोटबंदी के बाद जो देश के हालात है, पूंजी का किस तरह से हमारा देश जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। गीत गा रहे हैं नरेंद्र मोदी रोज, भाजपा के सारे लोग गीत गा रहे हैं, भक्त भी गीत गा रहे हैं, लेकिन पूंजी की जो वितरण है, जो बंटवारा है, जो आना जाना है, अमीर हुए अमीर, गरीब हुए गरीब, पढ़ाई, स्वास्थ्य, जीवन जीना सब मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। रुपए जो है 94 रुपए पार कर चुका है। सोचिए जब 64 रुपया और 53 रुपया के आसपास रुपया था, तब तो मोदी जी कह रहे थे कि रुपया गिर रहा है तो देश का मान गिर रहा है, भयंकर महंगाई बढ़ रही है। उस समय इतनी महंगाई थी जब रुपये की कीमत 60 रुपया, 64 रुपया, 62 रुपया थी। आज जो है 94 रुपया रुपया हो गया। वो और गिर के कहाँ जाएगा, 100 पार करेगा कि क्या होगा? तो सोचिए महंगाई कहाँ जा रही है। मुझे याद है कि जब वाजपेयी जी के बाद मनमोहन सिंह आए थे, तो मुंबई में घरों की कीमत जो है उस समय, मनमोहन सिंह के समय तक, समझिए 2014 तक की मैं बात करूं, तो 1 BHK, जिस मैं इलाके में रहता हूँ, 1 BHK 60-70 लाख में मिल जाते थे। लेकिन आज
आज 1.5 करोड़ से कम में कोई फ्लैट नहीं, तो 60-70 लाख दुगना हो गया। अब कहेंगे फ्लैट बिक भी रही थी कि हमारे यहाँ इधर खूब जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, खूब बन रहे हैं। मैंने पूछा जो बिल्डिंग लाइन में है उनसे कि खरीद कौन रहा है। उन्होंने कहा कि धनंजय भाई, आपको ये पता नहीं हो शायद, या पत्रकार है तो आपको मालूम होगा, इस देश में ब्लैक मनी भयंकर है। जो अमीर हुए उनके पास ब्लैक मनी भारी है, तो ब्लैक मनी कैश नोट तो रख नहीं सकते, तो बिल्डिंगों में इन्वेस्ट करते हैं, और बिल्डिंगों में इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्ट करता है, वो जानते हैं कि ये जाने वाला नहीं है। शेयर बाजार का पैसा तो गिर भी सकता है, बिल्डिंग में लगा हुआ आज नहीं कल नहीं परसों निकलेगा ही, कहाँ जाएगा। और सर मैं देख भी रहा हूँ, हमारे एक साथी हैं जिनकी सैलरी कम से कम 2-2.5 लाख रुपया महीना है। उन्होंने कहा कि 2 बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ 65,000 रुपया किराया देता हूँ, और मेरी क्षमता घर खरीदने की नहीं है, मैं तो नहीं खरीद पाया, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से खरीदूंगा। मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ। तो ये जो संकट है महंगाई का, जो बेरोजगारी का संकट आने वाला है, वो बहुत भयावह है, उस पर अभी चर्चा नहीं हो रही है। अभी हम चर्चा गैस पर कर रहे हैं। देखिए अभी नया नया जो बयान आया है ट्रंप का, वो जो है एक कार्यक्रम में बोल रहे थे मियामी में, और उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहा। बाद में कहा कि मजाक में बोल रहा था, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, हॉर्मुज स्ट्रेट। देखिए विचार दिमाग के भीतर क्या चल रहा है, कितना शातिर या कितना घटिया सोच चल रहा है, इसका अंदाजा लगाइए। साम्राज्यवादी सोच जिसको कहते हैं वो चल रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रीट, जहां अमेरिका का कुछ नहीं, वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहला मारना चाह रहा है वो। उसके दिमाग में देखिए क्या चल रहा है। उसने कहा कि ईरान को इसे खोलना होगा, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप यानी हॉर्मुज। उसके बाद हंसते हुए कहा माफ कीजिए ये गलती थी। सातिर, हमारे यहाँ मुंबई में कहते हैं एड़ा बन के पेड़ा खाना। और उसके बाद ट्रंप ने कहा कि जो है अभी 3,554 टारगेट ईरान में बचे हुए। कल भी हमने जिक्र किया था कि ईरान में वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो आधिकारिक बयान जिनका आता है, उन्होंने कहा कि यूएस और इजराइल का जो अब तक हमला हुआ उसमें 600 स्कूल डिमोलिश कर दिए गए, और 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर शहीद हुए, मारे गए पिछले 27 दिनों के युद्ध में, और ये लगातार जारी। आज भी देखिए कि शुक्रवार को यानी कल ईरान में यज़्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट को निशाना बनाया इजराइल ने। अभी अमेरिका हमला कम कर रहा है, इजराइल का हमला ज्यादा है, और इजरायली सेना ने कहा कि हमले में उस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया जहां यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए जरूरी प्रोसेसिंग होती है। ये सब दिखाने के लिए करते रहते हैं कि हम तो दरअसल उनके उस यूनिट पे हमला कर रहे हैं, लेकिन दरअसल इनकी मंशा जो है, अमेरिका की मंशा है कि ईरान को कब्जा कर ले, ईरान के तेल पे कब्जा कर ले, और ताकि हम पूरी दुनिया को शासन कर सकें, जो कभी इंग्लैंड सोचा करता था, फ्रांस सोचा करता था। और इजराइल सोच रहा है कि अगर ये कामयाब हो जाएगा तो हम मिडिल ईस्ट को फिर जो है धमका लेंगे और ग्रेटर इजराइल बन जाएगा। मिडिल ईस्ट में आपस के संघर्ष अलग है, उस पर भी हम बात करेंगे आज थोड़ा लंबा भी हो सकता है। और देखिए दूसरी तरफ जो है, ईरान के विदेश मंत्री ने अब्बास अरागची ने कहा है कि इन हमलों के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और खुंडाब हैवी वाटर फैसिलिटी और अर्दाकन, ये लोकैक प्रोडक्शन प्लांट पर भी हमले किए गए हैं, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हालांकि ये जो हमला हुआ है, क्योंकि अगर जहाँ परमाणु कार्यक्रम जहाँ चलते हैं वहाँ पे हमला होने का मतलब होता है कि अगर रेडिएशन हुआ तो भारी तबाही आएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, जो इसका ख्याल रखती है, माप करती है, उसने कहा है कि इस हमले के बाद इलाकों में रेडिएशन स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, मतलब यूरेनियम कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और इजराइल ने इसके अलावा जो है शुक्रवार को ही ईरान के 2 बड़े स्टील कारखानों पर हमला किया, और इसमें देखिए खुजेस्तान स्टील प्लांट है और मोबारेके स्टील प्लांट है, जो ईरान के बड़े कारखाने हैं।
वहां हमला किया और बताया जाता है कि ये हमले की वजह ये है कि वहां इसकी वजह से ईरान को अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच सकता है और उसकी स्टील इंडस्ट्री पूरी तरह डैमेज हो सकती है। तो ईरान, तो ये जो इन लोगों की कोशिश है अमेरिका और इजराइल की आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया जाए ईरान को, ताकि ईरान के संसाधनों पर, जो जमीन के नीचे जो ताकत है, जो गैस है, जो तेल है, उस पर कब्जा कर लिया जाए। और जो वो जो बंदरगाह है, जो ईरान की जो खासियत है, जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज ईरान की ताकत है, उस हॉर्मुज पे कब्जा कर लिया जाए और पूरी दुनिया से जो है वहां पे दादागिरी की जाए। ये अमेरिका और इसराइल की, अमेरिका ये लेगा, बिजनेस अमेरिका लेगा, इसराइल को अपना ग्रेटर इसराइल प्लान बना रहा है। ये दोनों की प्लानिंग है। इसराइल ने ऐसे इंडस्ट्रियल ठिकानों को पहली बार निशाना बनाया है जो सेना या तेल गैस से जुड़े नहीं। इस हमले का आदेश इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री ने दिया था। लेकिन देखिए, ईरान के लोग भी जो है बड़े अलग मिट्टी के बने हुए हैं। वो हमारे उनके जैसे नहीं है, अलग है। कई लोगों को चोट लगेगी, मुझे मालूम है, जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे, भारतीयों के बारे में ऐसा बोलते हैं। भारतीय कितने महान है वो दिखाई पड़ रहा है। पिछले 12 साल से हम महानता देख रहे हैं, और 12 साल से मैं तो आज़ादी के पहले जब किताबें पलटता हूँ, आज़ादी के पहले का इतिहास देखता हूँ, तो इतनी महानता है कि महानता से इतना सर पे महानता आ जाती है कि सर झुक जाता है, ऐसे हो जाता है। इतनी महानता, कितना बड़ा महानता का बोले कि चलना मजाक है। वो जो ये जो किताबें हैं, आख्यान है, कपोल कल्पित कथाएं हैं, उसको लेकर के महानता गिन रहे हैं। व्यवहारिक जीवन में कितना भयावह था हमारा समाज, ये भेदभाव जो है, जातियों का भेदभाव, कि मतलब सोच पे दया, जो खुद को श्रेष्ठ कहते हैं, जो कहते थे, जो कहते हैं, उनकी श्रेष्ठता पर, उनकी श्रेष्ठता से बदबू आती, श्रेष्ठता उनकी बजबजाती। इतनी गंदगी से तुम जो है लूट करके तुम ले आए और गंदगी में लोगों को ढकेल दी और कह रहे हो मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसी श्रेष्ठता। तो ईरान कह रहा है कि जो है, उनके रिपोर्ट है, अल जजीरा की रिपोर्ट है कि ईरान में इस समय लोगों और नेताओं को ये मानना है कि अमेरिका उन पर दबाव बना रहा है और अमेरिका पहले हमले करता है फिर बातचीत के लिए कहता है। लेकिन ईरान जो है वो दोनों तरीके से तैयार है, क्योंकि वो मनसा भाग गया, वो चाहता क्या है। क्योंकि ईरान ने ईमानदारी से यूरेनियम इतने इन्वेस्टमेंट को खत्म करने की कह दी थी, बात कह दी थी, ओमान के विदेश मंत्री ने कहा, उसकी गवाही है। अमेरिका और जो देशों के साथ मीटिंग हो रही थी उसमें ईरान तैयार हो गया है। जो खामनेई है उन्होंने इजाजत दे दी थी कि हाँ ठीक, हम नहीं बनाएंगे, ऐसे भी हमारे इस्लाम में जो है इसकी इजाजत नहीं। बावजूद इसके अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। उसकी बड़ी वजह रही कि वो ईरान पे कब्जा करना चाहते थे। यूरेनियम इन्वेस्टमेंट तो बहाना है, जैसे इराक में बहाना था कि जो है वहां पे हथियार छुपा के रखा सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन को खत्म करना था, इराक पे कब्जा करना था, ताकि इराक के संसाधनों को भोग सके। ये पूंजीवादी यही होते हैं। तो अब ईरानी लोगों का मानना है कि इस तरह की बातचीत उनके देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उनकी आज़ादी और ताकत पर असर पड़ता है। और ईरान जानता है कि ट्रंप लगातार, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, जो ईरान के दूसरे सेना कमांडर हैं, लगातार कह रहे हैं कि ट्रंप भरोसे का आदमी नहीं है। इसलिए युद्ध तभी रुकेगा जब कोई गारंटी दे कि आगे से अमेरिका युद्ध नहीं करेगा। दूसरी तरफ ट्रंप देखिए क्या बोल रहा है। एक तरफ बातचीत की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 10 दिन का और मौका दिया, लेकिन दूसरी तरफ देखिए अंतर्विरोधी बयान यही है ट्रंप का। और इससे पता लगता है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और धूर्त है ये आदमी, धूर्तता वाले बयान देता है। और धूर्त भी ऐसा, एक होता है, एक धूर्त होता है जिसकी धूर्तता पता नहीं चलती, बहुत लेट पता चलती है कि धूर्त है, धूर्तता कर गया, हमारे समय ढक गया। ये ऐसा धूर्त है जो मूर्खता की सीमा पे बैठा हुआ। एक किनारे पे मूर्खता है, दूसरे किनारे पे धूर्तता है। मूर्खता भी दिख जाती है, धूर्तता भी दिख जाती है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम ट्रंप। और जो कहा, मियामी की जो मैं बात कर रहा था, उसने कहा कि ईरान पर इतने सख्त हमले हो रहे हैं कि कोई भी देश ऐसी स्थिति में बातचीत करने को मजबूर हो जाएगा। यानी बम मार करके, जो कहा था हेगसेथ ने कि हम बम से बात करते हैं, वो अभियान जारी है। वो जो 10 दिन की बात और 5 दिन की बात करता रहता, वो झूठ है, भ्रम है। ईरान को बेवकूफ बनाने का तंत्र है। ईरान इस बात को जानता है।
लोग भले मारे जा रहे हैं, भले नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लड़ेंगे नहीं तो पूरा खत्म हो जाएगा, ईरान के लोग जानते हैं। तो ईरान के पास मजबूरी है कि लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं, इसलिए ईरान लड़ाई के लिए प्रिपेयर है। अमेरिका के पास रास्ता नहीं है, अमेरिका के पास दो रास्ता है, भाग जाओ। और अमेरिका देखिएगा भाग जाएगा, आज नहीं भागेगा, 10 दिन के बाद भागेगा, 2 महीने के बाद भागेगा। और ये हवाबाजी ट्रंप की जो है वो हवा होने लगी, और वो कैसे हवा हो रही है वो देखिए। ट्रंप ने अब कहा, अब ट्रंप ने कहा, जब लगातार इस बात पे सवाल उठ रहे हैं अमेरिका में कि युद्ध करने का अधिकार ट्रंप के पास नहीं है। अब ट्रंप क्या कह रहा है वो सुनिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान में जो स्थिति चल रही है वो जंग नहीं है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है। सिपाही आपस में, मिलिट्री के लोग आपस में लड़ रहे हैं। जैसे हमारे देश में कहा गया ऑपरेशन सिंदूर है, युद्ध नहीं है, युद्ध के मतलब कुछ और हो जाते हैं। तो ये जो है, अब अमेरिका भी देखिए डर रहा है, ट्रंप को डर लग रहा है, क्योंकि अमेरिका है वो भारत नहीं, वहां सजा भी हो सकती है इस आदमी को। और लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर सजा, इस पे मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इसको सजा देना जरूरी है। और वो अब ट्रंप को एहसास होने लगा है कि हम फंसते जा रहे हैं, इसलिए कहा कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं और इनके पीछे एक कानूनी कारण है। उन्होंने कहा युद्ध करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती। देखिए ट्रंप का पहले कहा था, ऐसा नहीं कहा, अब कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों जो ये था, ट्रेड डील की जो बात हो रही थी, टैरिफ लगाने की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं, ये अमेरिकी संसद को, अमेरिकी कांग्रेस को। उसके बाद टैरिफ वाला प्रकरण हटा और ट्रंप जो है युद्ध पर आ गए। अब वो भी प्रकरण आ रहा है तो युद्ध से वो कह रहा है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये जो शिफ्टिंग है लगातार, ये शिफ्टिंग क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है आदमी, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। जो मैं बता रहा था शुरुआत में, मैं ये कंप्लीट कर दूं उसको। पहले कहा कि हम अमेरिका को महान बनाएं, हम दुनिया के देशों से अलग तरीके से डील करेंगे ताकि अमेरिका का फायदा सबसे ज्यादा हो। क्या डील किया, कहा हम नोबेल पुरस्कार पालेंगे और यूक्रेन का वार हो, फलाने का वार हो, सब रुकवा देंगे। यूक्रेन का वार रुका, नया वार चालू करा दिया। और ये ऐसा वार चालू हुआ है जो यूक्रेन से भी ज्यादा गहरा घातक वार है। इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी इंटरवल भी नहीं हुआ, जिसको सिनेमा की भाषा में समझाओ, अभी इंटरवल नहीं हुआ, अभी तो कहानी आगे बढ़ रही है, कहानी ने गति पकड़ी। असली असली जो किरदार है चीन और रूस, उसका असली चेहरा तो अभी आया नहीं, अभी तो छुप करके वो सपोर्ट कर रहा है, खुल करके सपोर्ट नहीं किया। खुल कर वाली स्थिति आएगी। इवन जो मिडिल ईस्ट है वो अभी खुल करके नहीं, मिडिल ईस्ट अभी नफा नुकसान अभी जोड़ रहा है, सोच रहा है कैसे किया जाए। हालांकि मिडिल ईस्ट में भी काफी परिवर्तन आ गया, कुछ देश जो है खुलेआम आ गए हैं कि ये गड़बड़ हो रहा है। मतलब जो मिडिल ईस्ट के देशों में जो एकता थी जो अमेरिका की तरफ थे वो अब नहीं है। और वो यहाँ से भी देख लीजिए कि ये जो कह रहा है आदमी की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है और ये युद्ध नहीं है, युद्ध शुरू करने के लिए संसद की मंजूरी होती है। और रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में चल रहा ये ऑपरेशन बिना संसद की औपचारिक मंजूरी के अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान माना जा रहा है। किस लिए अभियान है ये, ट्रंप को भी नहीं पता। पहले कहा गया कि ये जो अभियान इसलिए है कि वहाँ यूरेनियम इनरिचमेंट हो रहा है, परमाणु बम बना रहे हैं। सब चीज खुल के आ रही है, संसद में जवाब देना पड़ेगा ट्रंप को भी। मीडिया वहां का छोड़ता नहीं, नोच लेता है। इसलिए मीडिया को कहते हैं कि हम तुम्हारे मालिक को जो है देखेंगे, उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे। अमेरिका में सब फालतू चीज से लोग डरते नहीं, हिंदुस्तान में डर जाते हैं क्योंकि जेल में बंद कर दिया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि 1600 पार्टियां हैं, अगर 2 पार्टी होती, 3 पार्टी होती तो शायद स्थिति अलग होती। उसके लाभ है, उसके नुकसान भी। लेकिन भारत में जिस तरह से भी चीजें चल रही है उसमें साफ साफ नुकसान दिखाई पड़ रहा है। छोटी छोटी पार्टियों का कुछ कोई चरित्र नहीं, रीजनल पार्टियां जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो डीएमके जैसी पार्टियां हैं या जो और कोई पार्टी है उसका तो कुछ वजूद दिखाई पड़ता है। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं 10, 15, 25 सीट वाले, उनका कोई नहीं, वो दीन ईमान नहीं, किसी के साथ जा सकते हैं। कल को कोई दूसरा देश कब्जा भी कर ले तो साथ में चले जाएंगे, पहले यही मिठाई लेके जाएंगे, अरे भाई साहब हम तो आप ही का स्वागत कर रहे थे। ऐसे लोग आप याद कीजिए, जो पहले अंग्रेजों से पहले का जो हिंदुस्तान था और अंग्रेजों के समय जो हिंदुस्तान बना, किस तरह से हमारे देश में अंग्रेज आए, वो पूरा इतिहास पढ़िए, क्या लगेगा। ये खुद
दूध बतासे लेकर के पहुंच जाते हैं, अरे प्रभु आप ही तो हैं, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये गधा क्या शासन करेगा? यही हमारे देश का इतिहास है, क्षमा करेंगे। और वॉशिंगटन पोस्ट ने जानकारी दी है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं भी कहने जा रहा हूँ। वॉशिंगटन पोस्ट ने जो जानकारी दी उसमें यह है कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। कि जो टॉम हॉक क्रूज क्रूज मिसाइल है, ये बहुत अलग मिसाइल है और ये बहुत खास है अमेरिका के लिए, क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है वो 1609 किलोमीटर तक उड़कर 1000 पाउंड यानी 453 किलो विस्फोटक सटीक निशाने पर गिरा सकती है। ये इतनी ताकत है और इसके एडवांस वर्जन की रेंज 2500 किलोमीटर तक। तो अमेरिका से तो चलाना नहीं है, उसको चलाना है मिडिल ईस्ट में बैठ के, जो उसके सैनिक अड्डे हैं वहां से चलाएगा, ईरान को निपटा देगा। लेकिन अब तक जो है देखिए 4 हफ्तों में, ये 4 हफ्ते की खबर है, अब तो 5वां हफ्ता आ गया है। 4 हफ्तों में 850 से ज्यादा मिसाइलें अमेरिका ने दागी, सटीक निशाना मारता है। 850 सटीक निशाने मारे हैं, फिर भी बोल रहा है 3554 निशाने हैं। अमेरिका के ट्रंप राष्ट्रपति कह रहा है कि 3554 निशाने हैं जिसको हिट करना है, और इसके पास कुल टॉम हॉक मिसाइलें कितनी है? 4000 है। 850 खर्च कर चुका है। इसराइल जो है वो हथियार के ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहा है। पैसे की किल्लत तो सबको है। और इसमें ये देखिए बता रहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार अमेरिकी नौसेना के पास लगभग 4000 टॉम हॉक मिसाइलें हैं। अगर ये सही है, ये बीबीसी कह रहा है, अगर ये सही है तो टॉम हॉक मिसाइलों का करीब 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका है। रक्षा मंत्रालय के भीतर इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। एक टॉम हॉक बनाने में तकरीबन 2 साल लग जाते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार कमी पूरी करने में कई साल लगेंगे। ये अमेरिका की चिंता है। और देखिए इसमें यह है कि टॉम हॉक का बड़े पैमाने पर पहला इस्तेमाल 1991 के खाड़ी युद्ध में हुआ था, जब इराक पे जब उसने ये किया था। लेकिन इराक और ईरान में अंतर है, ये अमेरिका को दिखाई पड़ रहा है। और टॉम हॉक में यह खासियत है कि वो समुद्र में मौजूद युद्धपोतों, जो वारशिप्स हैं और जो पनडुब्बियां हैं, वहां से उसको दागा जा सकता है, जिससे दुश्मन के इलाके में घुसे बिना हमला संभव हो जाता है। और ये पूरी तरह से स्टैंड ऑफ स्ट्राइक है। बीते 1 महीने में से ईरान पर ये हमले कर रहा है, यानी हमला इतनी दूर से किया गया कि अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन अब अमेरिकी सैनिकों को जमीन पे उतारने की कवायद की जा रही है। ये सबसे बड़ी चिंता है अमेरिका की, क्योंकि जमीन पे कहा, अब तक जो इतिहास है अमेरिका के, जमीन पे जब अमेरिका उतरता है तो हार जाता है। और वो हॉर्मुज पे उतारना चाह रहा है, जो खार्ग द्वीप है, जो खार्ग आइलैंड है ईरान का, जहां से सबसे ज्यादा उसका बिजनेस है, 90% के करीब बिजनेस खार्ग से, उस पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका। उसको बर्बाद नहीं करना चाहता, उसको कब्जा करना चाहता है। लेकिन ईरान इस बात को जानता है, तो इसलिए वो घेराबंदी कर रहा है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो अमेरिका के पास अपने उपयोग के लिए भी टॉम हॉक खत्म हो सकते हैं और सहयोगियों को देना मुश्किल होगा। सहयोगियों मतलब जो खास करके नाटो के देश हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, ये इनके सहयोगी हैं। उनकी सुरक्षा भी बड़ा सवाल है। और देखिए 1 साल में 600 टॉम हॉक मिसाइल बनाता है अमेरिका, तो यानी 1 साल से ज्यादा का तो खत्म कर दिया। 800 के 850 के करीब टॉम हॉक बर्बाद कर चुका है। और एक टॉम हॉक की कीमत लगभग 36 लाख डॉलर है, 34 करोड़ रुपया है। कितना रुपया बर्बाद किया खाली इसमें, उसका अंदाजा लगा लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अब एक और जो गहरी चिंता है वो ये और समझ लीजिए कि अमेरिका की एक बड़ी चिंता ये भी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट दी है कि चीन की बढ़ती औद्योगिक क्षमता का मुकाबला नहीं कर रहा है। आप जानते हैं कि चीन जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। चीन लगातार उस दिशा में आगे बढ़ता चला रहा है। पूरी दुनिया में चीन के सामान से बाजार पटा हुआ है। अब दूसरी चिंता जो आ रही है चीन की कि ये सैन्य शक्ति, जो सेना की ताकत है, जो सामरिक क्षमता है, उसमें भी चीन आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अमेरिका के लिए दिक्कत यहाँ
तो देखिए कहाँ फंसाया है अमेरिका को ट्रम्प ने, यहाँ से आप समझ सकें। और ये है कि चीन जो है वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का 28% और अमेरिका 17% हिस्सेदारी रखता है। जो मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रहा था, राहुल गांधी अक्सर ये बात करते हैं। राहुल गांधी को लोग पप्पू समझ लेते हैं, तो उनकी बात पे चलना नहीं, जबकि सब यहाँ राम के देश में राम के भरोसे सब जीते हैं। तो राम के भरोसे जीने वालों को क्या चिंता है। अमेरिका कल इनके घुटने में आके बैठ जाएगा, ट्रम्प जो है मौसा बन जाएगा इनका। इतनी गालियां दी है तो भी इन लोगों को समझ में नहीं आता। खैर, और अनुमान है कि चीन 5-6 गुना तेजी से एडवांस हथियार हासिल कर रहा है। यानी बाजार जो है, जो अमेरिका का बाजार है, सामरिक हथियारों का बाजार, उस पर भी चीन कब्जा करने जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ईरान की जो ताकत है, चीन अपनी टेक्नोलॉजी ईरान को दे रहा है, अपने हथियार दे रहा है, ताकि ये चलाओ और दिखाओ दुनिया को। सबको पता चल गया कि चीन है इसके पीछे। रूस का तो अलग फायदा हो रहा है, वो औद्योगिक फायदे उठाने, तेल बेच करके कमाने में लगा हुआ है। लेकिन चीन जो है इसमें लगा हुआ है कि कैसे हम जो है दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के बाजार बन जाए, हथियारों के उत्पादक बन जाए। ये चीन की कोशिश है। और ये अमेरिका, और ये प्रैक्टिस हो रहा है कि भैया उसका जो आप शोर सुन रहे हैं कि F-35 को मार दिया, तो F-15 को मार दिया, F-18 को मार दिया। जो थर्ड है, जो आयरन डोम है, जो भारत खरीद करके लाने वाला था आयरन डोम सुरक्षा के लिए, उसको भी क्रॉस कर जा रहा है। ये ईरान लगातार बता रहा है। ईरान बेसिकली लड़ रहा है लड़ाई अपने स्वाभिमान की, अपने जान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन साथ में वो प्रचार कर रहा है चीन की, कि चीन सामरिक तौर पे कितना ताकतवर हो गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चीन सामरिक तौर पर कितना ताकतवर हो गया है, इसका प्रदर्शन हो रहा है। और एक और इसमें बात है कि चीन का एक शिपयार्ड अमेरिका के सभी शिपयार्ड से ज्यादा जहाज बना सकता है। तो अमेरिका से आगे निकल चुका है चीन। दूसरी बात, अभी क्या और अमेरिका की चिंता है, ये सारी मैं अमेरिका की चिंताएं बता रहा हूँ, अमेरिका कहाँ फंस रहा है। और हवाबाजी, ट्रम्प की हवाबाजी कैसे जो है, हवा अब निकलना बंद हो जाएगी, ये भी अगर हवा जब निकलना बंद हो जाता तो मालूम है क्या होता है। हवा निकलनी नीचे से बंद हो जाती है तो ऊपर गैस, और चेस्ट में पेन होने लगता है, कंधे में पेन होने लगता है, माथा भारी हो जाता है, लगता है कि हार्ट अटैक आने वाला है। एकदम ऐसे ही समझ लीजिए। मैंने उसको बड़े हल्का सा, आपको लगा होगा चीप तरीके से धनंजय जी ने बोल दिया, लेकिन मैंने आम भाषा में, मैं बेसिकली देशज आदमी हूँ, तो देशज भाषा में समझाता हूँ। तो वो जो है, वो हवा जो है, हवाबाजी जो है, वो नीचे वाली हवा निकलना बंद हो जाएगी, ऊपर से हवा भी निकलेगी। ऊपर से हवा कितने भयानक बीमारी का रूप ले लेते हैं आप जानते हैं। तो वही अमेरिका के साथ होने वाला है। ट्रम्प का वो होने जा रहा है, अमेरिका के साथ क्या होगा तो आने वाला वक्त बताएगा। अब देखिए इसमें ये है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फ्री राइडिंग कहा था। क्या कहा था फ्री राइडिंग? कि काफी समय तक, काफी समय से कई सहयोगी देश, यानी नाटो के देश हो या ये जो मिडिल ईस्ट के देश हो, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका पर छोड़ते रहे। कुछ दिन पहले हमने बात भी की थी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने कहा है कि हमको हथियार नहीं चाहिए, हमको सुरक्षा के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा। और इन्होंने कहा कि ये जिसमें कि होता क्या है कि ये जो अमेरिका जब सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, तो ये देश जो है, खास करके रक्षा बजट जो है उनका बेहद कम होता है, और वो रक्षा का सारा जिम्मा अकेले अमेरिका लेता है, और प्रोटेक्शन मनी के तौर पे जो है अमेरिका इन लोगों से वसूलता है। और ट्रम्प अक्सर फ्री राइडर से खिलाफ सख्ती का श्रेय देते हैं। वो जो हमने पहले कहा कि ट्रम्प ने कहा कि सब ने अमेरिका का लाभ उठाया, अभी लगातार देखिए बोल रहे हैं कि नाटो के देश को हम ये सब हम मदद करते हैं, जापान को मदद किया, फलानों को मदद किया, इतना डॉलर दिया, इतना बिलियन डॉलर दिया, आज देखो कोई साथ नहीं दे रहा। रो रहा है ट्रम्प, रोज रोता है, रोज इस बात को लेकर के, जिसे हमारे गांव में पहले के जमाने में औरतें रोया करती थी, औरतों को रोने में जो है वो साथ में गीत चलता रहता है, वही गीत गाते रहते हैं ट्रम्प। और ट्रम्प क्या गीत गाता रहता है? सबकी मदद की हमने, हमारी कोई मदद नहीं। हमारे यहाँ जो फुटपाथ पे ज्योतिषी बैठे होते हैं ना, वो अक्सर बताते हैं, हाथ देखने वाले, या तोता लेके आता है, तोता पढ़ता है, उससे बोलता है कि आप सबकी मदद करते हैं, आपकी कोई मदद नहीं करता।
आप सबके बुरे वक्त में काम आते हैं, आपके बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता है। आप कमाते तो बहुत है लेकिन खर्चा बहुत जाता है, उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। आप बहुत इमोशनल आदमी है। ये सारी बातें जो है, और आदमी जो देख रहा होता है उसको लगता है, अरे यार ये तो सब हमारे ही बात करने लगा है। वो कौन कौन उसको धोखा दिया, किस किस की उसने मदद की, सब वो दिखाई पड़ने लगता है। वही जो है ज्योतिषी वाला रोल जो है वो ट्रम्प ने लिया। अब देखिए ज्योतिषी वाला रोल हिंदुस्तान में लोगों ने क्या लिया हुआ, आप जानते हैं, अशोक खरात की कहानी जानते हैं। ये जो ज्योतिषी वाला है जो भगवान के दर्शन कराता है, उन लोग कैसे कर रहे हैं वो जानते हैं आप। तो इसने कहा कि जो है, और पिछले 60 सालों में अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 3 से 9.5% तक रक्षा पे खर्च किया, जबकि कई सहयोगी देशों का खर्च 1% से भी कम रहा। अब एशिया में चीन की बढ़ती आक्रामकता और यूरोप में रूस की जंगबाजी को देखते हुए ये व्यवस्था टिकाऊ नहीं लग रही, बीबीसी लिख रहा है। अब अमेरिका को दुनिया में अपनी भूमिका और गठबंधनों के नए सिरे से सोचना होगा, क्योंकि अब वह अकेला सबसे ताकतवर देश नहीं रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये अमेरिका के हालात हैं।